ओके नाउ इंसोलेशन में बेसिकली हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में ये वर्ड आया था इंसोलेशन, वो बहुत एक ही बार आया था खाली। तो वो एक्चुअली क्या है, वो सन रेज जो आता है ना अर्थ के ऊपर, उसके रिलेटेड है पूरा, बरोबर है। तो इंसोलेशन मीनिंग इंसोलेशन एंड टेरेस्ट्रियल रेडिएशन वो सब है उसके अंदर जो चैप्टर में। कुछ ओमिशन है क्या इसमें मुझे नहीं पता, होगा तो प्लीज बताइए आप लोग, ठीक है। नाउ द सन कंटिन्यूसली रेडिएट हीट एंड लाइट एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन, इट इज नोन एज अ सोलर रेडिएशन। ओके, तो ये लाइट मतलब रेज आते हैं अपने पास, उसको सोलर रेडिएशन बोलते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू अर्थ एंड देन इन टू स्पेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मतलब क्या होता है बेसिकली, अपने को ऐसा लग रहा है खाली आ रहा है, बट आ नहीं रहा है, वो रिफ्लेक्ट भी हो रहा है पैरेलल, बरोबर है। खाली ऐसा नहीं कि हम लोग को सब मतलब यहाँ पे अर्थ के ऊपर रेज मिला, ठीक है, ये अर्थ है लेट्स से, और यहाँ पे सन है, तो ये यहाँ पे तो आया तो सही, लेकिन वो रिफ्लेक्ट भी होता है पैरेलल, बरोबर, ये रिफ्लेक्शन भी होता है, अर्थ रिफ्लेक्ट करता है रेज को, वो भी एक बॉडी मैटर है, बड़ा फैक्टर है बेसिकली। तो क्या बोल रहा है कि वो जो रिटर्न भी जाएगा, मतलब ये जो प्रोसेस है पूरा कॉम्प्लेक्स है, इतना इजी नहीं है यहाँ पे सन रेज आए और रिटर्न गए, कुछ तो एब्जॉर्ब हो गए, कुछ रिटर्न गए, कोई सर्टेन परसेंटेज रिटर्न आए, सर्टेन परसेंटेज एब्जॉर्ब हुए, बट वो इतना इजी नहीं है, ऐसा बोल रहे हो। ओके, दिस इन्वॉल्व एनर्जी ट्रांसमिशन, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। एनर्जी ट्रांसमिशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन where the energy storage and transport occur in form of heat in the atmosphere। मतलब क्या होता है कि आपका लेयर है, देखो इसमें बेसिकली क्या होगा, ये आपका सन है और एक यहाँ पे एक लेयर भी आएगा, एटमोस्फियर का लेयर है, बरोबर है, ये लेयर है अलग अलग हमने जो पहले पढ़े लेयर, तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होगा, बरोबर। ये सर्टेन पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, बहुत सारा पार्ट यहाँ से रिटर्न जाएगा और यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, और आने के टाइम भी बहुत सारा पार्ट यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा और थोड़ा ही अंदर आएगा, तो बहुत सारे ऐसी चीजें वैल्यू आपको पता चलेगी आगे जाके, ठीक है। नाउ अकर इन द फॉर्म ऑफ हीट इन द एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फियर एंड लिथोस्फियर, बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस थ्री लेयर। उसके अंदर स्टोरेज होता है, एब्जॉर्ब होता है, रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा बोल रहे हैं। सोलर रेडिएशन इज द ओनली प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट ऑन द अर्थ। तो ऑब्वियसली हम लोग समझो आपको गर्मी, यू वांट हीट, देन आप तो हीटर चालू कर लोगे, ठीक है, दैट इज ओके। आप ठंडी चाहिए तो एसी चालू कर लिया, लेकिन अर्थ के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बरोबर, उसको तो खाली एक ही सोर्स है, सन, ठीक है, सोल पर्सन, सोल ऑब्जेक्ट, वहां से हीट मिल रहा है अर्थ को। द अर्थ रिसीव इट हीट फ्रॉम द सोलर रेडिएशन विच इज टाइनी फ्रैक्शन ऑफ द रेडिएटेड एनर्जी ऑफ द सन। मतलब ये सन की जो रेज मिल रहे हैं वहां से अर्थ गर्म होता है बेसिकली, और पूरा नहीं है, जितना भी बहुत सारा सन ने रेज आएगा आपको वैल्यू कि बहुत सारी रेज आ रहा है, हीट जनरेट होती है, उसमें से बहुत छोटी वैल्यू फ्रैक्शन, टाइनी फ्रैक्शन हमको मिल रहा है, ओके, ज्यादा नहीं मिल रहा है, और ज्यादा मिला वो भी नहीं चाहिए, वी रिक्वायर्ड ए लिटिल बिट ओनली, ज्यादा मिला तो इट्स ए प्रॉब्लम फॉर अस। सन रेडिएशन इज मेड अप ऑफ ए थ्री पार्ट, व्हाइट लाइट दैट वी सी, इंफ्रारेड रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है। द सन ऑल्सो एमिट, ये याद रखना तीन वैल्यू, द सन ऑल्सो एमिट द एटॉमिक पार्टिकल कॉल्ड सोलर विंड। एटॉमिक पार्टिकल भी है, वो भी वो मतलब छोड़ता है, रिलीज करता है, सोलर विंड इनटू स्पेस। मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सोलर विंड आर चार्ज इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन अफेक्ट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अल्टीमेटली उसके अंदर रेडिएशन में आपको एटम भी मिलेंगे, एटम चार्ज है, ओके, बेसिकली इज चार्ज इलेक्ट्रॉन, और वो अपने मैग्नेटिक फील्ड को भी अफेक्ट करता है। द एनर्जी, ये खाली समझ लो, इतना कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं आएगा। द एनर्जी नीडेड फॉर ऑल मूवमेंट एंड चेंज ऑन द अर्थ प्रोवाइडेड बाय द सन। नाउ इंसोलेशन, ये जो मेन आपका जो चैप्टर है वो, द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ इज कॉल्ड इंसोलेशन। बराबर, जितना भी सन हमारे पास मिलता है, सन ने तो बहुत सारा रिलीज किया, बट व्हाट वी आर सपोज टू गेट, हम जो मिल रहा है हमको, वो इंसोलेशन है, ओके, जो भी हीट मिलती है सन से। द सन एनर्जी इज डिसिपेटेड, मतलब ब्रेक होती है, एंड स्कैटर्ड बिफोर इट रीच टू द अर्थ। बराबर, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे समझो आपका ये था, ठीक है, पूरा यहाँ पे सनरेज आया तो स्कैटर्ड होता है, ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं, ये मेरा अर्थ है तो ऐसा सीधा सीधा हमें कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं आता है, ओके, स्कैटर होता है, ऐसा पूरा स्कैटर होके कोई जगह पे थोड़ा कम मिलेगा, कोई जगह पे डायरेक्ट है, इक्वेटर पे ज्यादा मिलेगा, ठीक है। द सन एनर्जी इज
dissipated and scattered before reach to the earth. Only one part out of 2 billion, ओके, 2 पार्ट रीच टू द अर्थ, मतलब अर्थ ने जितनी भी एनर्जी रिलीज करी, समझो 2 बिलियन, आप देख लेना काउंटिंग करके, 2 बिलियन में से आपको मिल रहा है ओनली 1 पार्ट, मतलब 2 बिलियन में से एक मिल रहा है, 2 बिलियन रेस रिलीज किया, उसमें ओनली 1 रेस यू आर सपोज टू गेट, आपको मिल रहा है बेसिकली। तो इतना कम पार्ट मिल रहा है, फिर भी आप देखो कितना हीट हो रहा है समर में। द सन एनर्जी रीचेस टू द अर्थ एज शॉर्ट वेव, जो हमारे पास आता है वो शॉर्ट वेव। गुड आफ्टरनून दसवीं। आउट ऑफ 100 सोलर एनर्जी ओनली 51% रीच टू द अर्थ। तो ये जो बेसिकली वो लोग बोल रहे हैं कि ये जो, अरे भाई कौन है, जो आपको ये 1 पार्ट मिला ना, 1 पार्ट मुझे मिल रहा है, उसमें से भी है ना पूरा नहीं मिल रहा है। हाँ, सोलर एनर्जी ओनली 51% रीचेस टू द अर्थ, बराबर, इसमें से भी 51% ही मुझे मतलब अर्थ के ऊपर पहुंच रहा है, तो बाकी का 49% क्या हो, कहाँ गया, ऑब्वियसली एब्जॉर्ब हो गया। तो द 35% रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द स्पेस एंड 14% इज एब्जॉर्ब। तो इसमें से भी फर्दर पार्टिसिपेशन, 14% एब्जॉर्ब और बाकी का कितना 35% वो रिफ्लेक्ट हो जाता है, बराबर। तो देखो आप ऐसा सोचो, यहाँ पे मेरे पास 51% मुझे मिला, ओके, 51% मिला, ओके, इसमें से 14% एब्जॉर्ब हो गया, ओके, और बाकी का जो है ना ये रिटर्न जा रहे हैं अर्थ से रिफ्लेक्ट होके, दैट इज योर 35%, ये वैल्यू। तो शायद वैल्यू याद रखो, आपको पूछ सकते हैं डिस्क्राइब इंसोलेशन, ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये दोनों पैराग्राफ आपको लिखना है, जो कि बहुत ईजी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू देख लो, सिंपल लॉजिक है। Okay, now absorbed by the atmospheric layer including ozone during insolation। तो ये क्या करता है, ओजोन लेयर जो एक हमने देखा था लास्ट ईयर, ये ओजोन लेयर यहाँ पे बना हुआ था, तो वो क्या करता है यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हमने देखा भी था ओजोन होल हो गया था, होल हो गया वहाँ पे नॉर्थ के अंदर, आएगा यहाँ पे भी आएगा शायद। नाउ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल सोलर रेडिएशन स्ट्राइक्स द सरफेस, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन, ओके, अर्थ की सरफेस, strike the surface of earth, the surface of the earth radiates this heat back into the atmosphere। तो जो 35% की बात करे वो बोल रहे हैं, तो आया यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगा, 35% ऑफ द रिटर्न में जाएगा हीट बैक इनटू द एटमोस्फियर इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। तो आया बेसिकली वो वेव का कुछ फंडा है वो देख लेना, आया मेरा शॉर्ट वेव में, रिटर्न जो पाथ में जा रहा है 35% वो आपका लॉन्ग वेव है, मे बी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। The heat radiated by the earth in form of long wave is called terrestrial radiation। बरोबर, मतलब सिंपल है, हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ। अभी अर्थ के पास कुछ एनर्जी नहीं है, बरोबर, वो कुछ भी रिलीज नहीं करता है, वो हीट रिलीज करने का उसकी ताकत नहीं है, वो रिटर्न कहाँ से देगा, उसके पास है ही नहीं। बट क्या क्या चीज रिटर्न देता है, जो मेरे पास यहाँ पे आया सन से, तो उसमें से वो रिफ्लेक्ट करता है 35%, एक मिनट बेटा, 35% ऑफ हीट रिलीज करता है अर्थ, बरोबर। तो उसको नाम दे दिया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ओके, रेडिएशन मतलब बाहर निकल रहा है रेस, टेरेस्ट्रियल मतलब जमीन आपकी अर्थ की सरफेस, उसका नाम हो गया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। हाँ भव्य, टेरेस्ट्रियल रिफ्लेक्शन होना चाहिए ना, रेडिएशन वो रेडिएट रिफ्लेक्शन, समझ गया आपका बात, बट वो लोग ने वो वर्ड वापरा है, मैं भी देखा वो, बट अभी उन्होंने दे आर यूजिंग दैट रेडिएशन, मतलब अल्टीमेटली क्या बोल रहे हैं वो लोग कि भाई देखो वो रिलीज तो कर रहा है, तो अगर मैं सन के कंपेयर ना करूं, सन से कंपेरिजन ना करूं, तो अगर मैं सोलो अर्थ की डिस्कशन करूं तो सोलो अर्थ तो रेडिएट कर रहा है, बट मैं कंपेरिजन तो मिलेगा ही नहीं अगर अर्थ उसका कंपेयर नहीं करोगे तो। हाँ, मतलब मैं बोलूं, मैं सन का रेफरेंस नहीं दूं तो वो रेडिएट कर रहे हैं, ऐसा वो लोग का कहना है। अभी मैं क्या करूं, रेडिएशन अल्टीमेटली देखो अर्थ के पास से गर्मी इतना नहीं है कि वो रेडिएट कर पाए, हाँ अपने पास से होता रहेगा, इतना रेडिएशन नहीं हो जाएगा ना, हमारा फैक्ट्री से जो हीट जनरेट होता रहेगा, बट उतना लेवल तक नहीं है कि हम मतलब उसको बाहर रिफ्लेक्ट कर पाए, रिलीज कर पाए। बट अल्टीमेटली देखो रेडिएशन तो यही उन्होंने बोला है, यू हैव टू रिमेंबर दैट, आई कांट हेल्प, दो इट इज ए रिफ्लेक्शन। हाँ ठीक है, नाउ और क्या बोला उन्होंने, देयर exist a state of equilibrium on the earth between incoming insolation from the sun
एंड आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, देखो सब जगह रेडिएशन यूज किया है, फ्रॉम द अर्थ नोन एज हीट बैलेंस। मतलब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा यहाँ से 51% आया, ओके फॉर 51%, टोटल 100 में से 51% मेरा रिलीज हो रहा है, मेरा 14% यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है और 35% मेरा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये पूरा जो सेट है ना वो बैलेंस है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा, मतलब जो उनका जो क्या बोलते हैं, हाँ फिक्स्ड है, हाँ हाँ बरोबर है, तो वो फिक्स है अंटिल कोई एक्सेप्शनल चीज आ गए, फैक्टर्स जनरेट हो गए तो अलग बात है, अदरवाइज वो फिक्स है। तो बोला कि ये दोनों इक्विबिलियम का मतलब आपको इकोनॉमिक्स में आएगा सबको, इक्विबिलियम पूरी बार बार आएगा, पूरा चैप्टर, हर एक चैप्टर में आपको इक्विबिलियम करके आ जाएगा। हितेश आप कुछ बोल रहे हो? सर ये ओमिट है, हाउ इज द बैलेंस अचीव्ड? अच्छा ओके, श्योर है आप? नहीं सर वो उसके नीचे वाला पैराग्राफ है। ओके ठीक है, आप कभी बताना अगर जो यहाँ पे ओमिट आएगा तो, हाँ एनीवे तो हीट बैलेंस पूछेगा, देखो डेफिनेशन क्या आ रही है आपकी वो देख लो पहले, इंपॉर्टेंट वाला। एक तो इंसोलेशन डिस्क्राइब 100% पूछने का चांसेस, ओके देन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बहुत इजी है, देन तीसरा वाला हीट बैलेंस। इक्विबिलियम वर्ड वापरना पड़ेगा, यू कैन से बैलेंस वर्ड लिखो, नहीं याद रहा तो चलेगा, ओके इक्विबिलियम लिखोगे तो और अच्छी बात है। बिटवीन इनकमिंग इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड आउटगोइंग रेडिएशन, when both incoming radiation and outgoing radiation are balanced is called the heat budget। देखो एक और डेफिनेशन, हीट बजट, दोनों बैलेंस हो गया, हीट बजट कहाँ पे भी कुछ गड़बड़ ऊपर से ज्यादा आ गया और बैलेंस नहीं हो पाया, अगेन प्रॉब्लम, ओके आपने रिटर्न किया, आप रेज मेरी रेडिएशन रिटर्न हो रहा है और मतलब यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है समहाउ, और ये यही वाले पार्ट में रह रहा है वो हीट, तो अगेन इट इज अ प्रॉब्लम, बरोबर है। तो मतलब ये ओजोन लेयर वो सब आगे आएगा आपको कि भी बैलेंस नहीं कर पाओगे आप, देन क्या होगा, ऑब्वियसली अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, और अगर बहुत ज्यादा रेडिएशन बाहर निकल गया, बहुत ज्यादा हीट बाहर निकल गई तो धरती ठंडी हो जाएगी और ठंडा हो जाएगा, दैट इज अगेन अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो सर्टेन हीट होनी जरूरी है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। तो बैलेंस कैसे मिलता है, वो तो हाउ इज द बैलेंस अचीव, तो बोला द बैलेंस ऑफ द हीट बजट इज इम्पोर्टेंट फॉर लाइफ टू सर्वाइव ऑन द अर्थ। मैंने ऑलरेडी बोला, since the earth rotate on its axis the sun ray do not warm all part of the earth equally, बरोबर। ऑब्वियसली हमने देखा ऊपर स्लैंटिंग जाएगा, वो मतलब इक्वेटर में टेम्परेचर है 40 डिग्री, नॉर्थ में है समझो 10 डिग्री और माइनस में। दिस सेट ऑफ several processes into motion and has an impact on the earth heat distribution। तो इसकी वजह से क्या होता है, हीट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, एक जगह पे ठंडा एक जगह पे गर्म। द हीट रेडिएटेड by the earth's surface warms the layer of air above it by direct contact। तो वही बोल रहे हो लोग, यहाँ पे अर्थ है, ये वाला लेयर है मेरा, जब ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इसको गर्म करेगा, ये लेयर को हीट कर देगा, ठीक है। देन हमने देखा डायरेक्ट कांटेक्ट, मतलब ये कांटेक्ट डायरेक्ट हो रहा है ऐसा बोल रहे हैं, अभी समहाउ कैसे कंसीडर कर रहे हो पता नहीं, बट यस ये डायरेक्ट कांटेक्ट है ऐसा बोल रहे हैं। तो जब भी डायरेक्ट कांटेक्ट होता है हम उसको बोलते हैं कंडक्शन, बराबर। इसके लिए उन्होंने बोला है दिस कॉल्ड कंडक्शन, ओके। द सर्कुलेशन, ये नहीं पूछ सकते, आई डोंट थिंक, पूछ भी सकता है कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, मे बी। द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर इन ओशियन कॉज द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर और फ्रॉम वन लेवल टू अनदर, मतलब सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर इन द ओशियन कॉज द ट्रांसफर ऑफ हीट, मतलब हमने देखा ना पहले लास्ट ही वाले शायद में, वो मतलब यहाँ पे ओशियन है, ये आपकी लैंड है, बरोबर है, तो यहाँ पे हीट है, तो यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर क्रिएट होगा, तो ठंडी हवा यहाँ से आके यहाँ पे चली जाएगी, बरोबर है, वापस ठंडी हवा गर्म होके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे फिर वो यहाँ पे ट्रांसफर होगी, ऐसा करके वो सर्कुलेशन होता रहता है, ठीक है। ये आएगा और शायद डिटेल में। तो द सर्कुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर ऑन ओशियन causes the transfer of heat from one medium to another or one level to another। this transfer of heat by circulatory movement, okay, घूमता है, is called the convection, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन का दोनों का देख लेना। कंडक्शन इजी है, डायरेक्ट एयर कांटेक्ट विद द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, ठीक है, इट्स कॉल्ड द कंडक्शन। और ट्रांसफर ऑफ हीट बाय सर्कुलेटरी मूवमेंट इज कन्वेक्शन। कौन सा है ओमिट, अभी बोलो, यहाँ से कुछ ओमिट है?
कविश नहीं है, कविश चला गया। कर लेते हैं भाई, चलो उम्मीद है तो मैं पहले ही बोला, आप लोग बोलो अभी से बोल लो। एनीबडी नोज एनी ओमिशन? रिया क्यों नहीं आई? किसी के पास है क्या ओमिशन? सर मेरे पास है। तो दो ना, कभी इनवाइट करना पड़ेगा क्या आपको बोलने के? दो जल्दी। कौन सा है पार्ट? एंड एवरीबॉडी मार्क इट। हाँ भाई, अननेसेसरी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। हाँ चलेगा, मेरे को क्या, भेज दो। हाँ रिया आ गया, अभी आ गया उसको। उसके पास है कि नहीं ओमिशन? रिया ओमिशन है? वो खाली ज्वाइन नहीं करती कभी। हाँ अरे इसने तो पूरा ही किया है, हितेश ने तो पूरा बैलेंस कट किया है भाई। सर इसमें ना पूरा वो जो है ना, how is the balance achieved, हाँ उसके पहले एक पैराग्राफ है। हाँ हाँ हीट बैलेंस। हाँ हो गया मिला। हाँ तो पूरा है, उम्मीद है। हीट बैलेंस है, वो पूरा सेक्शन उम्मीद है। वो how is the balance achieved सर। भाई ये पहले ही बताना चाहिए था आप लोगों को। ठीक है मैं सर मैंने बोला कविश ने बोला कि नहीं है ओमिट। कविश ने बोला नहीं है ओमिट। हितेश आपने बोला कि हितेश ने भी बोला? रुको ना मैं कर लेता हूँ। हाँ पेज नंबर 100 अभी बुक देख लो भाई, 108 है मेरे में तो। सर मारो ऑन कर, मारो वीडियो ऑन करो। हाँ करूँ एक सेकंड में पॉज करूँ। मैं पढ़ लेता हूँ, हम लोग भले एग्जाम में नहीं करें। कन्वेक्शन करंट इन द एटमॉस्फेयर कॉज द सी ब्रीज ड्यूरिंग द डे, एयर ओवर द लैंड बिकम वार्मर, जो मैंने अभी बताया बराबर, गर्म हुआ एंड राइज ऊपर गया, जगह प्रेशर क्रिएट हुआ, कूल एयर फ्रॉम द ओशियन मूव टू द टेक प्लेस, वहाँ पे ठंडी एयर आ जाएगी, जिसके लिए कोस्टल वाले को ठंडा रहता है हमेशा दिन में। एट नाइट द ऑपोजिट हैपन, और दिन में थोड़ा अलग हो जाता है रात को। दिस इज बिकॉज लैंड सरफेस गेट कूल मोर क्विकली, तो अपनी लैंड की सरफेस है ना जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा, द ओशियन सरफेस एंड लैंड ब्रीज आर तो वो बाद में मतलब जमीन की से ओशियन की तरह हवा बहने लगेगी, वैसा है। क्योंकि वो गर्मी वहां पे सी के जो पार्ट है ना वहां पे हीट जनरेट होगा। मतलब क्या हुआ, सिंपल ये समझ लो, मे भी काम लगेगा। अभी रात को क्या हो गया, रात को ये ठंडा हो गया, ये रात को ठंडा हो गया, और तो मतलब यहाँ पे ठंडी हवा है, और ये सी में रात को गर्म हुआ, मतलब वो पानी वो हीट को एब्जॉर्ब करके रुका हुआ है। ओके ये गर्म हुआ है, तो यहाँ पे और पतली एयर है ऊपर जाएगी। ओके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, तो ये ठंडी हवा है वो यहाँ पे जाएगी, तो रात को उल्टा सीनेरियो हो जाता है। देख लेना, इंपॉर्टेंट है। द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब 34 यूनिट ऑफ द अर्थ रेडिएशन, बट इट एब्जॉर्ब ओनली 14%, मतलब उसने रिफ्लेक्ट तो किया 34 यूनिट 34%, लेकिन एब्जॉर्प्शन हुआ ओनली 14 यूनिट ऑफ द सन्स इनकमिंग रेडिएशन। सो द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन गिवन आउट ऑफ द अर्थ। मतलब वो क्या बोल रहा है, बहुत अच्छी बात बोल रही है। देखो ये मेरा लेयर है, वो क्या बोल रहा है, सन से जो रेडिएशन आया है ना उससे यहाँ पे 14% ही बेसिकली एब्जॉर्प्शन होता है, और उससे ज़्यादा ये गर्म होता है अगर एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ अर्थ का रिफ्लेक्शन, जो कि ये मेरा 34%, ऐसा बोल रहा है। तो वो मतलब ये एटमॉस्फेयर का इम्पैक्ट अर्थ के रेडिएशन से ज़्यादा है, नहीं कि मतलब सन के रेडिएशन से 14% एब्जॉर्प्शन आ रहा है, इतना हीट वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यहाँ से वो 34% उसके पॉकेट में जा रहा है, ऐसा है। तो by or then by the incoming insolation, so the atmosphere is heated more by terrestrial radiation given out by the earth than by the incoming insolation from the sun. The atmosphere act like a blanket, बराबर, तो ब्लैंकेट की तरह वो काम करेगा, ठंडी भी ज्यादा नहीं करने देगा, गर्म भी ज्यादा नहीं करने देगा। At night the atmosphere act like a greenhouse, keep the earth's surface warm by preventing the terrestrial radiation from escaping into स्पेस। मतलब वो क्या करेगा, जहाँ पे रेडिएशन गया तो क्या करेगा, बाहर नहीं जाने देगा, ये बाहर चला गया तो पूरा और ठंडा हो जाएगा, वो यहाँ पे रुका के रखेगा ब्लैंकेट, बरोबर, हीट बाहर नहीं जाने देगा। जैसे आप ब्लैंकेट
जब यूज करते हो तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी की हीट है ना, वो अंदर ही रिटेन करता है, वो बाहर नहीं जाने देगा। सो यू फील वार्मर, और बाहर की ठंडी हवा भी अंदर नहीं आने देगा। वैसा दोनों काम करते हो ब्लैंकेट। मस्त नाम दिया है। ड्यूरिंग द डे द एटमोस्फेयर एब्जॉर्ब 14% ऑफ इंसोलेशन एंड सो रेगुलेट द टेम्परेचर ऑन अर्थ। सो एटमोस्फेयर प्रिवेंट एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर। द अर्थ वुड बिकम वेरी हॉट ड्यूरिंग डे एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इफ एटमोस्फियर वुड नॉट बी देयर। देखो कितना मस्त है, ये जो लेयर है कितना बड़ा काम कर रहा है। डायरेक्ट सन और अर्थ का टच होता है ऐसा, देन तो खत्म, मतलब हम तो पूरा सुलग ही जाते थे, मर गर्मी से मर जाते थे दिन में, और रात को बहुत ठंडी। तो ये एक लेयर बना के वो ब्लैंकेट का काम करता है एटमोस्फियर। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, सिंपल है, ये जोन देख लेना, अपने को पता है ऑलरेडी, वी लर्न अर्लियर, फ्रीजिड, टेम्परेट, टॉरिड जोन। ओके, ये मेरा इक्वेटर है ना। उससे क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ओवर द अर्थ इज नॉट यूनिफॉर्म। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फियर ऑफ ए प्लेस डिपेंड अपॉन अ नंबर ऑफ फैक्टर, चीफली फॉलोइंग विंड एंड ओशियन करंट। ठीक है, ये आगे आएगा देखेंगे। लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, एल्टीट्यूड एंड स्लोप ऑफ द लैंड। ओके, ये सब फैक्टर है, आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके, पूछेंगे कुछ भी तरीके से। फैक्टर अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, किस वजह से टेम्परेचर प्लस माइनस रहता है वो बोल रहे हैं। अभी हम लोग नीचे बॉम्बे में, इफ यू गो टू लोनावाला, खंडाला, हाइट है, ओके, अल्टीट्यूड, ये उसकी वजह से आपको वहां पे टेम्परेचर कम मिलेगा कंपेरेटिवली। इफ यू आर नियर टू द सी एरिया, धोबिया, ओके, तो हमारा कंपेरेटिवली, इफ समबडी इज राजस्थान, इन मध्य प्रदेश, वहां से यहाँ टेम्परेचर में बहुत फर्क पड़ेगा। वी हैव मॉडरेट टेम्परेचर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखो ये सब है। नाउ लैटिट्यूड देखेंगे पहले, डिटेल में दिया हुआ है, सब फैक्टर को डिटेल में दिया हुआ। आई थिंक वो खत्म, वो हुआ तो आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, बस इतना ही है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना, पूछने में से इसमें से ही आएगा, बिकॉज ये तो ओमिट ही कर दिया, जो 2-3 चीज पूछने लायक थी वो तो। एनीवे, लैटिट्यूड मतलब टेम्परेचर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द लैटिट्यूड ऑन द आइदर साइड ऑफ द इक्वेटर। मतलब आप इक्वेटर है, सन रेज इक्वेटर पे सीधा डायरेक्ट आता है, बराबर, ये मेरा सन है, लेट्स से ये सन है, ओके, ये मेरा अर्थ है, तो ये इक्वेटर है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको हीट ज़्यादा पड़ेगी कंपेरेटिवली। अगर आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपका रेज जो है वो स्लैंटिंग में जाने वाला, उसका इंटेंसिटी देखो, एक तो लेंथ बढ़ गई, बराबर, लेंथ बढ़ गई, लंबा हो गया, तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, प्लस उसको डायरेक्ट भी नहीं मिल रहा है, क्वांटिटी समझो, यहाँ पे 10 यूनिट मिल रहा है, यहाँ पे 3 यूनिट ही मिलेगा। एक तो वो हो गया फैक्टर, बराबर, दोनों फैक्टर है, एक तो लेंथ प्लस उसको स्कैटर्ड होके जा रहा है, इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो उसने क्या बोला है कि भाई टेम्परेचर डिक्रीज विद एन इंक्रीज इन लैटिट्यूड ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मतलब दोनों साइड, या तो ऊपर या नीचे, दोनों साइड, इक्वेटर, ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ एंड इज एनुअल रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, और वो घूमता रहता है, तो उसकी वजह से भी टेम्परेचर बेसिकली सिमिलर नहीं है सब जगह पे। सन्स रेज स्ट्राइक ऑन द अर्थ एट वेरिंग एंगल, देखो मैंने बोला, अगर मैं इसकी बात करूं, समझो यहाँ से एक निकल रहा है, एक यहाँ पे निकल रहा है, तो अगर मैं इसका बात करूँ तो 90 डिग्री पे जा रही है एंगल, और ये मेरा समझो 45 एंगल पे जा रहा है, ठीक है। और मैं आगे जाऊँ यहाँ पे, मे बी ये 60 का एंगल बनाएगा यहाँ से, और ऊपर जाओ तो 75 का एंगल, तो बेसिकली उसको ये वाले पार्ट को तो मिलने ही नहीं वाला है, ये रे तो ऊपर ही निकल गया, बाहर निकल गया यहाँ से, ठीक है। तो एंगल वर्ड याद रखना ये सब। सन्स रेज स्ट्राइक ऑन द अर्थ एट वेरिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस ओनिंग टू स्फेरिकल शेप टू द अर्थ एंड इंक्लिनेशन ऑफ इस एक्सिस, तो टिल्टेड है ना, वो भी एक फैक्टर है ना, ऐसा है थोड़ा, बरोबर, अगर टिल्टेड है तो अभी इसमें भी प्रॉब्लम है, बरोबर, यहाँ पे जाएगा तो कम, जब ये साइड टिल्ट रहेगा, यहाँ पे थोड़ा उसको फिर भी मिलेगा, बिकॉज ये टूवर्ड्स द सन है, तो टिल्टेड शेप भी फैक्टर है। ऑब्लिक और स्लैंटिंग रे नॉट ओनली ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस, देखो मैंने पहले ही बोला कि स्लैंटिंग वाला रे है ना, ये समझो इसको लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, मतलब ये समझो 1 मिलियन किलोमीटर है, लेट्स से ये हो जाएगा 1.2 मिलियन किलोमीटर, तो एक तो लेंथ बढ़ गई, तो बट ऑल्सो हीट अ लार्जर एरिया, तो और भी क्या है इसमें, थोड़ा बड़ा एरिया भी, मतलब ये बहुत सारा एरिया कवर करेगा, समझो ये ब्रॉड है तो इतना पार्ट कवर करेगा, बरोबर। अभी ये वाले केस में बात करोगे तो इतना ही पार्ट कवर करेगा,
तो उसकी इंटेंसिटी कम है, ताकत कम है, लेकिन एरिया थोड़ा ज़्यादा कवर करेगा कंपेरेटिवली, कंपेयर टू द योर स्ट्रेट रे, बराबर। स्ट्रेट जो हीट रे मिल रहा है उससे कम मिल, हीट कम है नो डाउट, इसमें ताकत कम है लेकिन एरिया ज़्यादा कवर है। ये इंटेंस है लेकिन एरिया कम कवर करे, इतना ही एरिया कवर करे। दिस पार्ट विल कवर दिस मच, मे बी दिस रे विल कवर दिस मच। Oblique or slanting ray not only travel a longer distance but also heat a larger area, so they have a less heating power। देखो आया, ओके, कम पावर है, एरिया ज़्यादा है। अभी आप देखो फोकस्ड ये वाला लाइन है, बराबर, यहाँ पे फोकस कर रहा है, तो इसको कम एरिया में फोकस कर रहा है, तो ये जलने लगेगा लिटरली, जैसे हमने वो लेंस से करते हैं ना, जलाते हैं ना मैग्नीफाइंग लेंस से, क्या हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड, सब रे ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड रहते हैं, तो हीट बहुत ज़्यादा, ओके। बट वही चीज़ स्कैटर्ड है, ठीक है, ये रे ऐसा गया स्कैटर्ड है, तो आपको इतना एरिया कवर किया उसने, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है, लेस हीट, कम हीट मिलेगी आपको यहाँ पे, ओके। स्लैंट एकदम पॉइंटेड है, ज़्यादा हीट मिलेगी। तो पूरा ये सेकंड लैटिट्यूड का फैक्टर डिस्क्राइब करने को बोले तो लिख लेना। मिड डे सन इज, दिखा है मिड डे सन ऑलमोस्ट ओवरहेड विद इन द ट्रॉपिक बट ऑब्लिक एंगल आउटसाइड द ट्रॉपिक, देखा मैंने ऑलरेडी बताया आपको। और सीधा यहाँ पे समझो ये सीधा आ रहा है, और ऑब्लिक मतलब स्लैंटिंग, आप स्लैंटिंग वर्ड वापरो चलेगा। द अबव टू फैक्टर इंडिकेट द हायर द लैटिट्यूड द कोल्डर द प्लेस। लैटिट्यूड मतलब अगर मेरा ये यहाँ में इक्वेटर, ये लैटिट्यूड बढ़ता जाएगा, कोल्डर द प्लेस, या तो आइदर साइड, दूसरी साइड की बात करूँ, जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा ऑब्वियसली सन को रेस डायरेक्ट नहीं मिल रहे, ठंडी बढ़ेगी। On this basis, the Earth is divided into 5 temperature zones. Already we learned these are torrid between the tropic and Cancer or Capricorn, the North and Capricorn, Cancer and Capricorn, the North temperate zone, South temperate zone and 2 frigid zone। Okay, उन्होंने दिया हुआ है, ये अगर आपको चाहिए तो देखो ये ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, वो कुछ नहीं इतना इम्पोर्टेंट। The sun's ray which fall over the torrid zone travel shorter distance, बराबर, गर्म ये वाला इक्वेटर के आजू बाजू टॉरिड हीट जोन, हम लोग पहले बोला भी था, ये कोई हीट जोन सीधा स्ट्राइक कर रहा है सन, ऑलमोस्ट सिर के ऊपर ही बैठा है, ओके। देन हीट जोन ट्रैवल शॉर्टर डिस्टेंस एंड हीट अप द स्मॉलर सरफेस एरिया लैंडिंग टू हायर टेम्परेचर, उसको टेम्परेचर बढ़ गया, शॉर्टर एक तो छोटी डिस्टेंस है और सामने एकदम, तो ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहे हो। बियॉन्ड द टॉरिड जोन सन रे ट्रैवल लॉन्गर डिस्टेंस, slanting है, this is because inclined axis and revolution of the earth on the axis, much of the heat is absorbed by cloud। और दूसरा लफड़ा वो भी है कि जब तक मतलब ये मेरा अर्थ है, ये सन है, यहाँ तक आते आते बीच में जो लेयर है सब अलग अलग, उसमें भी बहुत सारी हीट स्लैंटिंग है ना, तो स्लैंटिंग में जाने उसको ज़्यादा एरिया एटमोसफियर का मिलता है, तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाता है हीट का, तो वो एरिया में हीट कम मिलती है। Much of the heat absorbed by the cloud and water vapor or reflected back by the dust particle। और दूसरा लफड़ा कि आपका देखो यहाँ पे डस्ट पार्टिकल है, तो हीट आगे जाएगी नहीं, इसको टकरा के और रिटर्न आ जाएगी। डस्ट पार्टिकल जितना भी एटमॉस्फेयर में है उतना हीट आगे नीचे तक नहीं जा पाएगी। Beyond the torrid zone, temperature goes on falling. There are, however, other factors as well that influence climate and air temperature। तो एल्टीट्यूड बहुत इजी है, आप पूरा लिख सकते हो, 3 मार्क 4 मार्क का है, खाली एक मेन पॉइंट मार्किंग करके रखना। नाउ अल्टीट्यूड बहुत इजी है, हाइट, अल्टीट्यूड नथिंग बट इट इज अ हाइट, द हाइट लिखा भी है देखो, हाइट ऑफ ए प्लेस अबव द मीन सी लेवल, हम बोला सी लेवल, अबव द सी लेवल मतलब एक सर्टेन लेवल है, वैल्यू है उसके ऊपर, तो उसने बोला उसके ऊपर जाओगे तो आपको, मैंने बोला माउंटेन में जाओगे आप, यू फील कोल्डर। Temperature of the atmosphere and altitude are interrelated. The higher the altitude, lower the temperature। अभी फैक्टर बोला है क्यों, तो एयर इज कूलर एट हायर अल्टीट्यूड देन ऑन द अर्थ सरफेस, तो ऊपर जाओगे एयर ठंडा हो जाता है, ओके, ठंडी एयर होगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर कम है। मेन रीजन फॉर डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द हाइट दैट एटमोस्फियर इज हीटेड फ्रॉम द बिलो, बराबर। तो आपका देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझो मेरा ये लेयर है एटमॉस्फेयर का, ठीक है, ये 3 लेयर है। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि जो मेरा एटमॉस्फेयर है ना वो यहाँ पे ज़्यादा हीट जनरेट करता है,
इट इज मोर हीटेड एट बेस लेवल, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हीटेड है और यहाँ पे और ज़्यादा कम। तो दिस पार्ट इज कूलर, दिस इज अ वार्मर और दिस इज अ वार्मेस्ट, ये सबसे ज़्यादा है, बरोबर है। ऐसा करके वो लोग बोल रहे हैं। तो वर्डिंग देख लेना क्या लिखा उसने, द मेन रीजन फॉर डिक्रीज इन टेम्परेचर विद हाइट दैट एटमोस्फेयर इज हीटेड फ्रॉम बिलो मोर बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द रीजन इज, यहाँ से जो अर्थ है उसने रिफ्लेक्ट किया, बरोबर है, रेस ऑब्वियसली। तो ये वाला पार्ट मेरा ज़्यादा गर्म होगा, ये आगे आगे जाते जाते उसकी इंटेंसिटी कम होगी, यहाँ पे थोड़ा कम, फिर यहाँ पे और ज़्यादा कम। तो ये पार्ट मेरा ज़्यादा गर्म है, एटमोस्फियर का लोअर लेयर। एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डेंसर and contain more carbon dioxide, water vapor and other gases. Hence, the heat absorption capacity is more in the lower layer than in the upper layer where the density is less. The rate of decrease, अच्छा ये क्या बोल रहा है देखो वापिस, तो as heat absorption capacity is more in the lower layer। अभी देखो सिंपल बात है, क्या बोल रहे हैं मालूम है, अभी मेरा यहाँ पे ये वाले पार्ट में समझो मेरा यहाँ पे अर्थ है, यहाँ से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ तो इट इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इधर है, वाटर वेपर यहाँ पे है, ओके, डस्ट पार्टिकल है, बहुत सारी चीज यहाँ पे गैसेस एक्यूमुलेट हुआ है बिकॉज इट इज ऑन लोअर लेयर। तो यहाँ से इजीली रीच करते हैं ये सब, ओके। यहाँ पे जितना भी गैस हम एमिट करते हैं दे आर लाइंग ऑन दिस पार्ट। अभी ये वाले पार्ट में जितनी चीजें है वो क्या करेगी, हीट को एब्जॉर्ब करेगी, इट इज अ पार्टिकल, इसकी टेंडेंसी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। तो जितनी हीट यहाँ पे एब्जॉर्ब करेगी ये लेयर आपका गर्म रहेगा, दैट इज अ मेन फैक्टर, वो देख लेना। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद द हाइट इज 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर, ये तो हमने पहले भी देखा है, ओके। जैसे आप 1 किलोमीटर ऊपर गए 1 किलोमीटर तो आपका 6 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है, 6 डिग्री सेल्सियस मतलब समझो यहाँ पे मेरा 30 डिग्री है, समझो 36 डिग्री, और मुंबई मैं 1 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, मुंबई से ऊपर वर्टिकल जाना देखना पड़ेगा। अभी माउंटेन तो ऐसा ऐसा घूमता है, ठीक है, तो आपको वर्टिकल देखना है, तो वर्टिकल मेरा जाऊंगा तो मैं 30 डिग्री आएगा, सोचो 30 डिग्री सेल्सियस, दिस इज व्हाट द वैल्यू इज। नाउ पर किलोमीटर सी लेवल एंड इज नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट, और इसको क्या बोलेंगे, ये जो वैल्यू है, ये कंडीशन है पूरी सिचुएशन, उसको लैप्स रेट, लैप्स मतलब गैप, ये दोनों के बीच में गैप आ गया 6 डिग्री का, लैप्स हो गया मतलब लैप्स से इतना गैप है, बेसिकली 6 डिग्री सेल्सियस का फर्क आ रहा है 1 किलोमीटर पे, और 1 किलोमीटर गया मतलब 24 डिग्री सेल्सियस वैसा। दिस मीन्स दैट ऑन क्लाइंबिंग एवरी 166 मीटर, अभी उसको इसने और ब्रेक किया, ये 166 किलोमीटर को मैंने बोला 166 मीटर, ऐसा करके और 166 मीटर ऐसा ऊपर जा रहा हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, तो एवरी 166 मीटर पे 1 डिग्री 1 डिग्री सेल्सियस, बरो ये 1 डिग्री 6 टुकड़ा कर लिया उसने, ये 1 डिग्री सेल्सियस। तो आप देख लेना, आपको पूछेंगे 1 किलोमीटर पे कितना, तो भाई 1 डिग्री सेल्सियस, ओके। आपको बोला 6 किलोमीटर पे कितना फर्क पड़ रहा है टेम्परेचर में, तो 6 डिग्री सेल्सियस, बरोबर बोला ना, अरे 1 आई एम रॉन्ग, सॉरी गलती है, 166 मीटर पे 1 डिग्री है, 166 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस, और 1 किलोमीटर पे आ जाएगा आपका 6 डिग्री सेल्सियस। इसमें वैल्यू में कंफ्यूज हुआ मैं, पर ये वैल्यू याद रखो, मे बी दे आस्क। बाद में क्या बोला है, इट इज यूजुअली मोर इन समर देन इन विंटर, दिस एक्सप्लेन व्हाई इट इज कूलर एट द टॉप ऑफ द माउंटेन देन द बॉटम, व्हाई हिल रिसोर्ट इन समर इन ट्रॉपिकल कंट्री हैव अ प्लीजेंट क्लाइमेट देन द प्लेन। मतलब आप समर के अंदर आप नीचे रहोगे बॉटम वाली जगह पे, उससे टेम्परेचर उधर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इफ़ यू गो ऑन हायर साइड माउंटेन, इसके लिए वो शिमला कुल्लू मनाली समर में सब लोग जाते हैं, वहाँ पे अच्छा टेम्परेचर रहता है 8 डिग्री 10 डिग्री, यहाँ पे आप 45 डिग्री है 45, तो समर के अंदर वहाँ पे आपको सीधा मतलब आप सोच लो कितना हाइट पे रहेगा वो सी लेवल से। समझो मेरा मुंबई, लेट्स से मुंबई में समर में मेरे पास 45 डिग्री सेल्सियस है मुंबई, इफ़ आई गो टू शिमला और कुल्लू मनाली, बराबर, तो वहाँ पे मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्ट, तो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 5 डिग्री सेल्सियस, ओके। तो ये फर्क आ गया मेरा 40 डिग्री सेल्सियस का, बराबर है। इसका मतलब वो कितना ऊपर रहेगा सी लेवल से शिमला,
बोलो कितना किलोमीटर ऊपर रहेगा? कोई नहीं, मैथ से भाई। सर 5 किलोमीटर। वेरी गुड, 6 किलोमीटर बरोबर। 6 देखो, और 6 डिग्री 1 किलोमीटर पे, 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर 6-7 बराबर बोला आपने। 1 किलोमीटर पे 6 डिग्री है, तो ऑलमोस्ट मेरा 42 मतलब 7 किलोमीटर, 6 to 7 किलोमीटर में मेरा शिमला कुल्लू मनाली ऊपर है। अभी देखते हैं, शायद मैं तो एकदम रफ ले रहा हूँ, आई डोंट नो, मे बी 99% रॉन्ग हूँ, बट एक आपको एग्जांपल दिखाया मैंने। हाइट ऑफ शिमला फ्रॉम सी लेवल 2 किलोमीटर ही है भाई, ये तो और कम है, तो 2 किलोमीटर ही ऊपर है, मतलब 2.5 किलोमीटर। तो समर में क्या टेम्परेचर है? ये भाई, हाँ में देखो मैं 5 गिन रहा हूँ, बट 5 तो नहीं है वहां पे, 25 कम से कम नीचे का। नहीं तो मैं नीचे का मेरा 45 है, ये 25 है, चलो तो बरोबर हो गया ना, एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है वहाँ। देखो ये 25 हो रहा है बरोबर, ये 25 हो रहा है, ये मेरा 25। जब भी मुंबई में 45 है, वहां पे 25 है, देन 20 डिग्री का फर्क आ रहा है। 20 डिग्री मतलब 3 किलोमीटर ऑलमोस्ट का फर्क आ रहा है। 3 किलोमीटर दिखा रहा है मेरा ये लॉजिक से, वहां पे कुछ 2.5 समथिंग है, बरोबर है। तो ऐसा सीन है। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम द सी, आपका एरिया, आप सी से कितना दूर हो। अभी मुंबई तो कोस्टल है एकदम, नदी मतलब सब दरिया के बाजू में ही है, सी के ओशियन के बाजू में। बहुत सारे राजस्थान, मध्य प्रदेश, इवन गुजरात, ये साइड का क्या बात करें, ईस्ट गुजरात, और वेस्टर्न तो कोस्टल पे है, वेस्टर्न गुजरात। तो सन रेज पास थ्रू वाटर टू ग्रेट डेप्थ, ये देख लेना, ये सब अलग ही फंडा है। मतलब वो क्या बोला है, जो रेज है ना वो पानी में नीचे तक जाता है, बरोबर है, वो गर्मी नीचे तक जाती है। वाटर इज मोबाइल, मोबाइल मतलब मूव कर सकता है, एंड वार्म वाटर मिक्सेस इजीली विद द कोल्ड वाटर, मतलब मोबाइल एंड द वार्म वाटर मिक्स इजीली विद कोल्ड वाटर, मतलब नीचे का पानी गर्म है, ठंडा है, ऊपर का गर्म है कंपेरेटिवली, तो वो दोनों इजीली मिक्स हो जाता है, क्योंकि ऊपर रेज आ रही है ना, सनरेज ऊपर स्ट्राइक कर रही है, नीचे का पानी तो ठंडा है कंपेरेटिवली, बट स्टिल वो लोग इजीली हीट ट्रांसफर करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस रीजन द वाटर इज नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड क्विकली, मतलब क्या हुआ, बहुत मस्त बोला है। समझो ये मेरा वाटर का लेयर है, बरोबर है, ये वाटर लेयर है। अभी मैं एक अंदाजा टेम्परेचर ले रहा हूँ, समझो ये मेरा 30 डिग्री सेल्सियस है, बरोबर, ऑब्वियसली बिकॉज मेरा सन यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, सन रेज, तो पानी में यहाँ तक सन ने ट्रांसफर किया रेज, तो इतना पार्ट मेरा 30 डिग्री है, लेकिन मेरा नीचे का पार्ट में ऑब्वियसली हीट नहीं पहुंच रही है कंपेरेटिवली, तो ये मेरा समझो 25 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नहीं बोले, बट एक फैक्टर वो है कि ये क्या करेंगे, ये इजीली ये हीट यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा 30 डिग्री इसको, तो ये जो 25 है मे बी 26 हो जाएगा, आफ्टर सर्टेन टाइम ये वापस ट्रांसफर करेगा, ये 28 हो जाएगा। तो ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड क्या होगा, ये पूरा एक ही लेवल पे समझो एक 28.5 पे आ जाएगा पूरा पानी, बिकॉज क्या किया, जो गर्म पानी है अपनी हीट उसने बाजू वाले को प्रोड्यूस कर पास कर दी, तो आपका बहुत सारा लेवल आपका इक्वली हो जाएगा। तो उसने वही बोला है कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन द वाटर इज नाइदर हीटेड नॉर कूल्ड क्विकली, बरोबर है, तो जल्दी ठंडा भी नहीं होगा। बिकॉज देखो ये फॉर एग्जाम्पल उल्टा पकड़ते, बरोबर, उल्टे केस में क्या होगा, मेरा ऊपर का पानी समझो ठंडा है, यहाँ पे ठंडा है, यहाँ पे 10 डिग्री है, और नीचे का मेरा गर्म है, बरोबर, उसको ज्यादा ठंडी नहीं मिल रही ऊपर से, तो नीचे का गर्म है, तो ये 30 डिग्री है से, तो ये क्या करेगा, ये ठंडा जो अपनी चिल्ड है, जो ठंडी उसकी प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, गर्म को ट्रांसफर करेगा। तो ओवर ए पीरियड क्या होगा, ये सब मिल के एक 20 डिग्री के मॉडरेट टेम्परेचर पे आ जाएगा, और क्विकली होता ही है। ओके, तो इसके लिए वो लोग ने बोला कि पानी नहीं तो क्या होना लगेगा मालूम है, मतलब ये ऐसा है ना, ये पानी ज़्यादा उबलने लगेगा लिटरली, और इसमें ज़्यादा वाटर वेपर बनने लगेगी, वो भी एक रॉन्ग चीज़ है। फिर बहुत ज़्यादा फॉर्म होगा क्लाउड, फिर फ्लड आएगा, ज़्यादा बारिश होगा, तो इसके लिए वो भी नहीं ज़रूरत है। मतलब ये जो हो रहा है, जो नेचुरली हो रहा है वो ही परफेक्ट है।
ठीक है, तो वो बोला कि ज़्यादा गर्म भी नहीं होगा, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होगा पानी, जमीन में ऐसा नहीं आएगा, उल्टा उसके। However, sun rays heat a piece of land more rapidly. देखो, however, sun rays heat a piece of land more rapidly because unlike a water, मतलब वाटर कैसा किया, ट्रांसफर किया अपना हीट ठंडे पानी को, the heat obtained by the area remains confined to that area, मतलब उतनी तक ही रहेगा। अभी ये केस में सन ने लैंड ऑफ पार्सल, ओके पार्सल है, उसके ऊपर हीट किया, हीट आया, मतलब उसको स्ट्राइक किया है, तो ये पार्ट ज़्यादा टाइम गर्म रहेगा। उसके बाजू में समझो ठंडा प्लॉट है, लैंड का पार्सल है, तो वो इतना फास्ट ट्रांसफर नहीं होता हीट जितना वाटर में होता है, बरोबर। ये एक फैक्टर है बहुत बड़ा। तो ये ज़मीन बहुत ज़्यादा टाइम तक ठंडी भी रहेगी, बहुत ज़्यादा टाइम तक गर्म भी रहेगी, दोनों। इसमें ज़्यादा गर्म भी नहीं रहेगा क्योंकि गर्मी वो ट्रांसफ़र कर देगा, ठंडी भी नहीं रहेगा वो ठंडी भी वो ट्रांसफ़र कर देगी आगे। नाउ उसने लिखा है बिकॉज अनलाइक वाटर द हीट ऑब्टेन्ड बाय द एरिया रिमेन कन्फाइंड, कन्फाइंड एज इट इज टू दैट एरिया, हिलेगा नहीं, वो गर्मी उधर ही रहेगी, वो पास नहीं करेगी, एंड डज नॉट मिक्स विद अदर एरिया ऑफ लैंड। देखो, hence the land gets heated or cooled more quickly than the water, मतलब वो क्या करेगा, जल्दी गर्म भी हो जाएगा, बरोबर है। देखो यहाँ पे गर्मी आया, इधर का इधर रहा तो फटाफट गर्म हो गया, पास नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही उसकी। और अगर ठंडी है लैंड तो ये ज़्यादा टाइम तक ठंडी रहेगी, फटाफट ठंडी हो जाएगी, बिकॉज पास नहीं कर रहे ना। जैसे ही आपने पास किया तो आपका मॉडरेट हो जाएगा, ये 30 डिग्री 28 हो जाएगा, बिकॉज उसने अपनी गर्मी पास कर दी। लैंड पास नहीं कर रहा है, लैंड तो अपने पास ही रुका के रख रहा है, तो जल्दी गर्म भी होगा, जल्दी ठंडा भी होगा। Thus, during the day, the land is hotter than the sea. बरोबर, दिन में क्या होगा, जमीन ज़्यादा गर्म है, दो आपका तो ये जो वेव्स है और ये लैंड पार्सल है, ये सन इधर है, दोनों को साथ में ही गर्म कर रहा है वो तो, बरोबर। लेकिन ये क्या करेगा, हीट ट्रांसफर कर देगा, तो ये कंपेरेटिवली 28 डिग्री है, और ये मेरा ट्रांसफर नहीं कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, रुक के रखा है उसने, तो ये 30 डिग्री है। ऑब्वियसली इसके लिए वो ब्रीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये गर्म हो जाएगा पार्सल, हीट हवा ऊपर चली जाएगी, ठंडी हवा यहाँ पे रिप्लेसमेंट लेगी। द हॉट एयर ओवर द लैंड बिकम लाइटर एंड गोज अपवर्ड, दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड। मैंने बोला ऑलरेडी, बराबर, यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा, तो ठंडी हवा यहाँ पे आएगी आपका जगह लेने के लिए। द एयर अबव द सी इज कूलर ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ऊपर की ओशियन की हवा ठंडी है। व्हेन दिस एयर ब्लो टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया ओवर द लैंड, इट लोअर द टेम्परेचर ऑफ द एयर ऑन लैंड, तो क्या करेगा, ये ठंडी हवा ऑब्वियसली ये ओशियन में से ठंडी हवा यहाँ पे आई, तो यहाँ पे कंपेरेटिवली ठंडा हो जाएगा एरिया आपका। Then such cool breeze that blows over the earth from the surrounding sea known as sea breeze. Okay, sea breeze हमने पहले भी पढ़ा था, इसको बोलेंगे cold wave, basic cold breeze, ठंडी हवा, sea breeze बोलते हैं। This sea breeze blows the coastal region, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। In the night the situation is reverse, लेकिन रात को चीज बदल जाएगी। The sea remain warmer than the land, the breeze that blows from the land to sea, बाद में उल्टा, मैंने पहले भी बोला, अभी ये यहाँ से जाएगा बिकॉज अभी ये गर्म हो गया है सी का, और ये लैंड ठंडी हो गई, तो इधर ठंडी हवा है, यहाँ पे गर्म हवा ऊपर गई, ये यहाँ से जाएगा, इसको बोलेंगे लैंड ब्रीज। ये भाई क्या आवाज आ रहा है, कहाँ गया लैंड ब्रीज। हाँ, दो सो इंटरचेंज ऑफ ब्रीज मेंटेन द हीट बैलेंस, उससे क्या होगा, ओशियन भी ज़्यादा गर्म नहीं होता है, लैंड भी ज़्यादा गर्म नहीं होती है, दोनों बैलेंस होता रहता है। ठंडा हुआ बराबर कोई पार्ट, फिर वहाँ से वो क्या करेगा, जो गर्म जगह है वहाँ पे अपनी ब्रीज ट्रांसफर करेगा, तो वो ठंडा हो जाएगा, फिर ओवर ए पीरियड ये गर्म हुआ तो वापिस ये ठंडा यहाँ से करेगा, दोनों बैलेंस रहते हैं। इट मेक्स द सी कूलर, सो द इंटरचेंज ऑफ मेंटेन हीट बैलेंस, द एरियाज क्लोज टू द सी हैव लोअर डेली एंड एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। मुंबई एंजॉय मॉडरेट क्लाइमेट, तो हम लोग के पास मॉडरेट क्लाइमेट है, दो फिलहाल तो अभी बढ़ गया अपना टेम्परेचर, बट ओवरऑल ही बढ़ गया है,
मतलब अगर मेरा बॉम्बे में पहला समर में 34 था, अभी 40 हो गया, तो वही गुजरात में पहले 40 था, वो 50 हो गया। तो सब जगह बढ़ रहा है, बट दो कंपेरेटिवली वी आर इन गुड पोजीशन। देन द एरिया लाइंग इन द इंटीरियर, और इंटीरियर के कंपेयर में हमारे पास वी हैव एडवांटेज बिकॉज ऑफ द सी इज नियर। स्लोप ऑफ द लैंड, अभी वो बोला लैंड का जो स्लोप है ना वो भी एक फैक्टर है, मतलब ऐसा लैंड का मेरा ऐसा स्लोप है, ठीक है, ये मेरी जमीन है, ठीक है, ये मेरा थोड़ा ऊपर की साइड है, ये नीचे की साइड है, लैंड का स्लोप। स्लोप ऑफ द लैंड इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस। फॉर एग्जाम्पल एन एरिया विद स्टीप स्लोप एक्सपीरियंस अ मोर रैपिड चेंज इन द टेम्परेचर देन द जेंटल वन। मतलब बोला कि ऐसे वाले में ज्यादा, मगर मेरा जेंटल स्लोप है, समझो ऐसा है, ऐसा स्लोप है, तो यहाँ पे टेम्परेचर और यहाँ पे टेम्परेचर, इसमें और इसमें बहुत फर्क पड़ेगा, बराबर, ऐसा वो लोग बोल रहे हैं। क्या, क्यों, कारण क्या है? That is why mountain range with the east-west alignment like Alps have a higher temperature on the south-facing sunny slope than the north-facing sheltered slope. अभी ये कुछ एग्जांपल दिया है भाई, पता नहीं, रेंज देखनी पड़ेगी। अल्टीमेटली वो बोल रहा है कि एक सर्टेन ईस्ट वेस्ट जो साइड है ना उसका, आल्प्स माउंटेन रेंज का ईस्ट वेस्ट लाइक एन आल्प्स हैव अ हायर टेम्परेचर, वहाँ पे उसको टेम्परेचर ज़्यादा, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, ये ज़्यादा स्लोप रहेगा, वहाँ पे स्टीप रहेगी, वो जो रेंज है ना समझो ऐसी रहेगी, जैसे एक ऐसी रेंज है, ईस्ट वेस्ट जो आल्प्स की रेंज ऐसी है, और फर्दर वो दूसरी एक रेंज ऐसी रहेगी, और दूसरी रेंज उन्होंने बोला हुआ है साउथ फेसिंग सनी स्लोप एज अ स्लोप देन द नॉर्थ फेसिंग शेल्टर स्लोप। तो ये नॉर्थ फेसिंग शेल्टर स्लोप और ये मेरे ईस्ट फेसिंग है। तो अल्टीमेटली ज़्यादा स्लोप टेम्परेचर में वेरिएशन ज़्यादा, कम स्लोप टेम्परेचर में वेरिएशन कम। डिस्क्राइब किया है कि नहीं, देखते। सिमिलरली टेम्परेचर में बी लोअर इन द वैली देन द हायर अप इन द स्लोप। मतलब वो वैली में ऐसा है ना, वैली ऐसी रहती है ना, ये आपका माउंटेन है, और तो ये मेरी वैली है, क्योंकि ये मेरा माउंटेन है, पीक है ये, तो वैली में बोल रहा है कि कम रहता है। सिमिलर टेम्परेचर में बी लोअर इन वैली, ओके, देन हायर इन द स्लोप। मतलब वैली में समझो यहाँ पे 25 डिग्री है और यहाँ पे समझो 35 डिग्री है टॉप पे। नाउ इट हैपन ऑन द काम कोल्ड विंटर नाइट्स व्हेन द स्काई इज क्लियर एंड एयर इज वेरी ड्राई। तो देखो ये फैक्टर्स है, ये देखना पड़ेगा, शायद आपको पूछ सकते, मुझे नहीं मालूम, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ। तो क्या फैक्टर है उसके लिए, क्या क्या है, बरोबर है, देखो क्या है, एक तो काम, कोल्ड विंटर नाइट्स, व्हेन स्काई इज क्लियर, एयर इज ड्राई, ये सिचुएशन रहनी चाहिए। क्यों आएगा, देखो ये अगर फैक्टर अगर आपके पास है, ड्यू टू दिस कंडीशन द हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एस्केप्स रैपिडली बैक इनटू द स्पेस। तो ये अगर सिचुएशन है आपका, क्लियर स्काई क्लियर है, क्लाउड नहीं है, बरोबर है, कोल्ड विंटर नाइट है, काम है, मतलब ज्यादा कुछ आई थिंक हवा नहीं चल रही है मे बी, है, स्काई इज क्लियर, एयर इज वेरी ड्राई, सूखी हवा है, तो क्या होगा, ड्यू टू दिस कंडीशन हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एस्केप रैपिडली बैक इनटू द स्पेस। तो फटाक से वो स्पेस में चली जाए, बिकॉज उसको कुछ ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है ना। ऑब्वियसली अगर ऐसा है मेरे पास यहाँ पे कोई भी, ये मेरा एटमोस्फियर है, यहाँ कोई भी फैक्टर्स का, मतलब यहाँ पे एयर सूखी है, सूखी रहेगी मतलब क्या होगा, डेंसिटी कम है, इजीली रिटर्न हो सकती है, बराबर है, यहाँ पे कोई पार्टिकल नहीं है, क्लियर है, क्लाउड नहीं है यहाँ पे, अगर ऐसी सिचुएशन में वो फटाक से रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा बोल रहे हो लोग, रैपिडली। ड्यू टू दिस कंडीशन द हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एस्केप वेरी रैपिडली बैक इनटू स्पेस मेकिंग द अपर स्लोप वार्मर। तो उसकी क्या होगा, ऊपर का जो स्लोप है वार्मर हो जाएगा। द कोल्ड इज फर्दर इंक्रीज बाय द सिंकिंग ऑफ द कूल एयर फ्रॉम द माउंटेन साइड। देखो यहाँ पे दिखा है अभी, देखो ये नीचे कोल्ड एयर नीचे आ जाएगी, ओके, और गर्म हवा ऊपर चली जाएगी, तो ग्रेजुअली ये जो वैली है वहाँ पे एक ठंडा एटमोस्फेयर क्रिएट होगा। द कोल्ड इज फर्दर इंक्रीज बाय द सिंकिंग ऑफ कूल एयर फ्रॉम द माउंटेन स्लाइड्स। इन दिस वे देयर इज अ रिवर्सल इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। मतलब उसकी वजह से वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब क्या हुआ, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, ऑब्वियसली यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे कम, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। वर्टिकल मतलब ऐसा, ऊपर कम, ऊपर ज़्यादा, फिलहाल इधर नीचे वैली में कम, ऐसा बोल रहे हैं। नाउ इन दिस वे देयर इज अ रिवर्सल इन द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
temperature. In this case, temperature decrease down in valley. This is known as a inversion of temperature. तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या है. हाँ, सिंपल बात है. यहाँ पे गर्म हवा की वजह से क्या होगा, आपका हीट फटाक से रेडिएट होगा, बरोबर है. और ये वाला पार्ट कंपेरेटिवली वार्मर रहेगा, बिकॉज जो ठंडी हवा है वो नीचे स्लाइड करेगी. ऑब्वियसली यहाँ पे भी गर्म हवा थी, ऊपर चली गई, ठंडी हवा सब जगह से नीचे आएगी. ये वाला पार्ट कंपेरेटिवली ठंडा रहेगा. बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बस स्टिल थोड़ा बहुत गैप मिलेगा. एक हो गया. अभी नाउ योर लास्ट, ये लिखा भी है मैंने कुछ, इन्वर्जन ऑफ लेयर. ये ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, चलेगा. एनीवे, विंड एंड ओशियन करंट. अभी द लैंड मास गेट हीटेड एंड कूल फास्ट. हमने पहले ही देखा लैंड मास जल्दी गर्म होता है, पहले डिस्कस किया. और लैंड मास है तो एब्जॉर्ब कर लेता है फटाक से, जो भी चीज़ है वो बाजू वाली लैंड को ट्रांसफर नहीं कर पाता है. जो प्रॉपर्टी नहीं है वाटर में है, ठीक है, करता भी होगा बट इतना रैपिडली नहीं, बहुत माइन्यूट. तो ये जल्दी गर्म भी होगा और जल्दी कोल्ड भी होगा. ठंडी है तो ये पार्ट बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा. अगर गर्मी की सीजन है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा. ओके, तो जितना जल्दी गर्म हुआ उतना जल्दी ठंडा भी होता है बेसिकली. देखेंगे अगर आया तो. द लैंड मास गेट हीटेड एंड कूल फास्ट. द वाटर मास, सी एंड ओशियन रिटेन हीट फॉर ए लॉन्गर पीरियड. मैंने आपको बोला वो हीट ज़्यादा टाइम तक रुका के रखता है, बिकॉज वो ट्रांसफर कर रहा है. इक्विलेटरल वाटर remains hot and give rise to warm current, while the polar water are cold. The wind from the ocean and ocean current transport heat or cold. Warm current move from equilateral to polar latitude. They transport warm. ये मैंने कहाँ पे डिस्क्राइब किया है यार, एक मिनट. हाँ, ये मैंने किया है, वो है ना. अभी ओशियन करंट क्या है एक्चुअली, वो तो आपको पहले देखना पड़ेगा. उसमें ऐसा है ना, ये करंट का सीन ऐसा है. सी, इसमें ऐसा एक्चुअली फिगर आपका वो है करंट का. जो ओशियन करंट क्या है उसका मैं डेफिनेशन दिया है कि नहीं पता नहीं, मैं बता. देखो इसमें ऐसा है, इन सी वाटर फ्लोइंग कांस्टेंट, बराबर, कुछ फ्लो करता रहता है ऑन द ओशियन सरफेस इन डेफिनेट डायरेक्शन. ओके, ऐसा एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाता है. नाउ अगर इसके लिए उसको क्या बोल रहे हैं बेसिकली, डिफरेंट डेफिनेट डायरेक्शन, उसको बोलते हैं ओशियन करंट. मतलब पानी एक सर्टेन डायरेक्शन में जाता है, उसको करंट में भी क्या रहता है, वो एक इलेक्ट्रॉन दूसरी जगह पे जाएगा, दूसरा आगे बढ़ेगा, तो एक डायरेक्शन सिमिलर डिस्टेंस, मतलब उसमें भी क्या रहता है करंट. नॉर्मल करंट की बात करो जो पावर है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव करता है, बरोबर, ऐसा एक डायरेक्शन में, सर्टेन डायरेक्शन में. तो ये वेव भी क्या करता है, वेव भी वैसा करके मूव करती है. इसके लिए उसको नाम दे दिया करंट, उसके नाम से ही दिया, इलेक्ट्रिक जो थे वो. और ओशियन में वो हो रहा है प्रोड्यूस, तो ओशियन वेव और ओशियन करंट बेसिकली यू कैन से. एक है वो है, बाद में उन्होंने बोला है कि हाँ अभी आएगा तो देखते हैं उसमें. और एक कुछ है, द इक्विलेटरल वाटर रिमेन हॉट. देखो उसने क्या बोला, ऐसा है, बरोबर. अभी आपका ये इक्वेटर है, तो यहाँ पे जो पानी रहेगा, बरोबर, तो ये कंपेरेटिवली ऑब्वियसली ज़्यादा, मतलब यहाँ पे सन है, ज़्यादा हीट है, तो ये गर्म रहेगा, ये हीटेड है बेसिकली. तो इसमें क्या होता है, और ये नॉर्थ पार्ट है, तो ये जो वेव्स है वो ऐसा करके ऐसा जाती है, बरोबर है, लाइक दिस, ट्रैवल ऐसा करती है. तो ये हॉट से बेसिकली गई कोल्ड पे, कोल्ड एरिया में जा रही है. ओके, तो उन्होंने लिखा भी है, देखो, इक्विलेटरल वेव्स वाटर्स रिमेन हॉट एंड गिव राइज टू वार्म करंट. मतलब ये जो मेरा पानी यहाँ से बहने वाला है वो क्या रहेगा, वार्म, ठीक है, बिकॉज ये गर्म पानी है, वो जा रहा है आगे, बढ़ रहा है, तो पानी अपनी हीट आगे पास करके लेके जाए, वार्म करंट. वाइल द पोलर वाटर आर कोल्ड. तो ये वाला पानी है यहाँ पे वो कोल्ड है, और यहाँ से मेरा गर्म पानी वहाँ पे जा रहा है. द विंड फ्रॉम द ओशियन
एंड ओशियन करंट ट्रांसपोर्ट हीट और कोल्ड, मतलब वो क्या करेगा, यदि अपनी हीट आगे जाके ट्रांसफर करेगा। दे ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर टू कूलर रीजन। करंट फ्लो अभी वैसा ही सेम ऐसा भी होता है। अभी क्या हुआ, ये कोल्ड है, तो अभी ये कोल्ड पानी यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ये कोल्ड है, और यहाँ पे गर्म पानी के अंदर मिक्स होगा, तो ये वार्म वाला है। तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा, ये वार्म को थोड़ा ठंडा करेगा, बिकॉज दिस इज अ कोल्ड वाटर। और ये वार्म वाटर आगे जाके क्या करेगा, ठंडे पानी को गर्म करेगा। तो ये पूरा साइकिल ऐसा चलता रहेगा। सेम यहाँ पे भी, ओके, यहाँ पे भी ऐसा है, ये गर्म पानी है, हॉट है, ये कोल्ड है, तो ये गर्म पानी यहाँ पे आएगा और इसको गर्म करेगा, फिर कोल्ड वाटर आगे बढ़ेगा, ये गर्म पानी को ठंडा करेगा, ठीक है, ये कोल्ड हॉट वाटर को कोल्ड करेगा, वैसा करके वो बढ़ता है, पूरा सर्कल है। दे ट्रांसपोर्ट वार्म वाटर टू कूलर रीजन। करंट विच फ्लो फ्रॉम हायर पोलर लैटिट्यूड टू लोअर, देखो हायर पोलर लैटिट्यूड मतलब ये हायर पोलर लैटिट्यूड है, टू लोअर पोलर लैटिट्यूड, बरोबर। फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड इन इक्विलेटरल रीजन कैरी कूल वाटर, देखो मैंने बोला ऑलरेडी, क्या करेगा, ठंडा पानी वो यहाँ से लेके आएगा, यहाँ से ठंडा पानी इक्वेटर वाले पार्ट में लेके आएगा। In this way, warm current along the coastal make the coastal area warmer and cold current make them cooler than usual। मतलब ये क्या करेगा, ये जो गर्म पानी है उसको ठंडा कर देगा, ओके, और यहाँ से ये वाला जगह ये कोल्ड पानी को थोड़ा गर्म करेगा। ये पूरा जो साइकिल है वो यहाँ पे मेंशन किया है, उसका एक एग्जांपल भी दिया उन्होंने। We have already learned that warm North Atlantic drift raises the winter temperature of the northwest Europe, especially those the British Isle, एक आइल से क्या है, आइल्स and Norway, due to the influence of the warm North Atlantic drift. The port of Bergen in Norway remain open during the winter season, while the port of the northeast coast of Canada, located in the same latitude, remain frozen for several months because of the influence of the cold Labrador current। तो अभी उसने कुछ दिया है कि अगर ये देखो ये नॉर्थ पे यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट ओपन रहता है, मतलब ये पोर्ट जो है ना ये खुला रहता है, दो इन माइनस ठंडी बहुत ज़्यादा है, बट वो क्या आता है, गर्म वाटर की वजह से वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, मॉडरेट हो जाता है, टेम्परेचर मॉडिफाई हो जाता है। लेकिन वही एक ऑपोजिट कनाडा में कोई है पोर्ट, कनाडा उन्होंने नाम भी दिया हुआ है, ये देख लेना, नाम पूछ सकते हैं। इन्फ्लुएंस द कोल्ड, ये लेबरेटर करंट याद रखना, ये लेबरेटर करके कोई जगह का नाम है आई गेस, इसके लिए उसका नाम दिया कनाडा में। मैंने लिखा है कहाँ पे, तो कहाँ पे लिखा है क्या, आई डोंट नो, हाँ आई डोंट नो, मैंने लिखा है कुछ तो है, लिखा भी, हाँ कनाडा ईस्ट, ओके, ईस्ट साइड का एरिया है वो, ये लेबरेटर जगह, इसके लिए उसको नाम बोला लेबरेटर करंट। तो अल्टीमेटली बोल रहा है वो कि यहाँ से देखते हैं, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ द वार्म नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट द पोर्ट ऑफ बर्जिन अबाउट 60 डिग्री नॉर्थ, द नॉर्वे रिमेन ओपन ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो ठंडी के टाइम पे भी वो जो है खुला रहता है। बट द पोर्ट ऑन द नॉर्थ ईस्ट कोस्टल ऑफ कनाडा लोकेटेड इन द सेम लेटीट्यूड पे फिर भी रिमेन फ्रोजन फॉर सेवरल मंथ बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ कोल्ड करंट। तो क्या होता है, एक दोनों सेम लेटीट्यूड पे, मतलब ऐसा है मेरे हिसाब से, समझो ये 60 डिग्री है, 60 नॉर्थ है, ये आ जाएगा 60 नॉर्थ, समझो ये 60 नॉर्थ है और ये भी 60 नॉर्थ है, बरोबर है। तो वो क्या बोल रहे हैं, देखो ये मेरा इक्वेटर है, परफेक्ट बोला उसने, तो ये मेरा वार्म एयर है, वाटर यहाँ पे जा रहा है, तो ये वाला पार्ट है ना वो खुला रहता है, ओपन रहता है। क्या नाम दिया उन्होंने, पोर्ट ऑफ बर्जिन, ये पोर्ट ऑफ बर्जिन याद रखना, पूछ सकते गिव रीजन में। तो ये मेरा खुला रहेगा, द रीजन ये वार्म वाटर करंट है ना वो इसको इन्फ्लुएंस करता है, उसको गर्मी देता है। उसने कुछ बोला भी है, ड्रिफ्ट वाली है ना, वार्म नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट, वो नाम दिया हुआ है, करंट है, चलो ना वो करंट का नाम दे दिया है। और ये आगे बढ़ के देखो यहाँ पे भी सेम लेटीट्यूड पे, लेकिन अल्टीमेटली इसको तो गर्म पानी नहीं मिल रहा है, इसको वार्म करंट इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा, बिकॉज यहाँ से तो आपका कोल्ड चालू हो गया नॉर्थ पोल से, तो ये वाले पार्ट में ऑब्वियसली आपको बंद रहेगा विंटर में, सेम लेटीट्यूड पे, तो दोनों खुला होना चाहिए था। बट ड्यू टू दिस करंट इन्फ्लुएंस
ओके ये गर्म पानी यहाँ तक नहीं जाने वाला है, बिकॉज ऐसा ड्राफ्ट ऐसा फॉर्म हो रहा है, बल्कि वो गर्म पानी ठंडा पानी ये गर्म कर वार्म वाटर को सप्लाई करेगा, तो ये वाला पार्ट बल्कि थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ये तो दिस विल रिमेन कोल्ड ओनली। और ये जगह का नाम उन्होंने बोल दिया कनाडा का सेवरल नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ये नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा, ये कनाडा का नॉर्थ ईस्ट कोस्ट है, वो मेरा ठंडा रहेगा। दिस इज वेरी कोल्ड, दिस इज मॉडरेट, यू कैन से, मतलब ये पोर्ट आप खुला रख सकते हो, यहाँ पे आप कार्गो ले जा सकते हो, शिप ले जा सकते हो, यहाँ पे नहीं ले जा पाओगे, बंद है, पूरा फ्रीज हो गया रहेगा। इवन कनाडा में बहुत जगह पे आपने देखा -50 -40 डिग्री सेल्सियस चलता है विंटर में सर्टेन पार्ट, बिकॉज ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द कोल्ड लेबरेटर करंट, ये नाम याद रखना करंट का नाम। ओके तो ये मेरा कोल्ड करंट, यहाँ से कोल्ड करंट आया, ठीक है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस कोल्ड करंट कर रहा है, यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर रहा है हॉट करंट, ये कोल्ड करंट का नाम दे दिया उन्होंने लेबरेटर करंट, कोल्ड लेबरेटर करंट, बस दैट्स इट।